बहुत हुई कहानी इज़राइल और ईरान अमेरिका की। आज सुनते हैं अपने भारत के उन लोगों की जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी शहादत दी, शहीद हुए, जाने अनजाने में उन्हें मार दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1914-1918 के बीच में, तो भारत में अमृतसर हरियाणा साइड में लोगों को कहा गया कि अपने बच्चों को फ़ौज में भेजिए कि ताकि ब्रिटेन की शाख बनी रहे। ब्रिटेन को आदमी की ज़रूरत है, फ़ौज की ज़रूरत है। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अपने बच्चों को भेज देते हैं, शायद ब्रिटेन यहाँ पे भारतवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। आप जानते हैं कि उस समय ब्रिटेन यहाँ पे अपना कब्जा कर रखा था और पूरा वर्चस्व ही था उसका। भारत आज़ादी के लिए तड़प रहा था उस समय। लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया, वहाँ गए और बच्चे मारे गए, सबके शहीद हुए। लेकिन लोगों के अंदर ये उम्मीद था कि अंग्रेज़ यहाँ पे अच्छा व्यवहार करेंगे, पर हुआ इसका उल्टा। सिडनी रोलेक नाम के एक आदमी ने प्रस्ताव दिया कि भारत का जो युवा है ना, बहुत ही षड्यंत्रकारी, एक तो स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और षड्यंत्रस्त है। तो ऐसा कानून बना देते हैं कि इनको, ये युवा हों और कुछ साजिश रचें, उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ना इसमें कोई प्रायर सूचना दी जाएगी, ना कोई मुकदमाबाजी चलेगा, बस उठाया और पकड़ के कहीं भेज दिया। कितने भी दिन ये रख सकते थे। हालांकि बाद में इसे 2 साल का कर दिया गया, जिसे भारत में इसको रोलेक एक्ट कहा जाता है और इसे भारत में काला कानून कहा गया था। इसमें परिवार अपील में नहीं जा सकता था, वकील नहीं कर सकता था, दलील नहीं हो सकती थी। इसलिए बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का नियम ये बन गया, जिसे काला कानून कहा गया। इसका विरोध पूरे भारत में होना शुरू हुआ। इवन महात्मा गांधी भी इसमें इन्वॉल्व थे और पूरे देश में मतलब खुला विरोध हो रहा था। विरोध के ही दौरान इन्होंने पंजाब के 2 लड़कों में, जिसमें सत्यपाल जी भी थे, पकड़ लिया। अब ये पकड़ के लेके चले जाते थे, किसी को कुछ नहीं पता होता था किस अपराध में पकड़ा क्या है। तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। 10 अप्रैल को डीसी के घर के बाहर 10-15 लोग विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे कि भाई आपने क्यों पकड़ लिया, कोई इन्फॉर्मेशन तो दीजिए। पुलिस जब अंदर गई बताने कि डीसी साहब बाहर लोग बैठे हैं, तो उन्होंने कह दिया फायरिंग कर दो। उसमें 2 लोग मर गए। अब जब शांतिपूर्ण कहीं पे विरोध होता है और आप उसमें फायरिंग कर देंगे, तो जाहिर सी बात है वो विरोध उग्र हो जाता है। तो 11-12 तारीख में विरोध हुआ, कई जगह पे छुटपुट घटनाएं हुई और कुछ 1-2 गोरे भी मारे गए। और उसी समय अमृतसर में मार्शल एक्ट लगा दिया गया। मार्शल एक्ट जस्ट लाइक अ कर्फ्यू, की कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब उस समय तो सोशल मीडिया थी नहीं, पब्लिक को अवेयरनेस थी नहीं, पब्लिक जान नहीं पाई कि क्या है अमृतसर में, क्या लगा हुआ है। 13 अप्रैल को आया, आज ही के दिन बैसाखी का दिन था। और बैसाखी पंजाब अमृतसर साइड का बहुत ही स्पेशल त्यौहार है, जब अपनी फसल बेच के लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। रबी की फसल बेच के सेलिब्रेट करते हैं, गेहूँ स्पेशली। तो लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक जल्दी आदमी था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी, बाग था उसका, उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे, बट वो स्क्वायर शेप में था और सिर्फ सिंगल डोर था एंट्री का। चारों तरफ रिहायशी घर थे, बट वो बाउंड्री के बाहर थे और बाउंड्री के अंदर सिर्फ एक डोर से एंट्री होती थी। जो बैसाखी मनाने विद फैमिली छोटे छोटे बच्चों के साथ आए थे, वो मेले से जैसे निकल के रेस्ट कर रहे हैं, तब तक कुछ राजनीतिक बच्चे जो थे, जो भाषण करते थे, जो देश की आज़ादी के बारे में, देशभक्ति की बातें करते थे, वो भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक टीले जैसा मिट्टी का पड़ा था, तो उसमें एक कोई राजनीतिक खड़ा हुआ, उसने भाषण देशभक्ति की बात करनी शुरू की। तो जो और बैसाखी मनाने आए थे, नॉर्मल जनता भी जो थी वहाँ पे, वो भी खड़े होकर भाषण सुनने लगी। तब तक जनरल डायर को पता चला कि पब्लिक, जल्दी का जो बाग है उसमें बहुत पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। उसमें शायद 2-2.5 हज़ार लोग इकट्ठे थे और वो वहाँ पे पहुँचता है 2 तोप लेके, अपनी 2 टुकड़ी लेके पहुँच जाता है। तोप तो वहाँ एंटर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड था वो, अदरवाइज और नुकसान करता। और उसने अपनी फोर्स से कहा कि सब अंदर खड़े हो जाओ। सब बंदूक लेके खड़े हो गए और उसने माइक पे चिल्लाया कि आप लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट, जिसकी फैमिली हो, छोटे छोटे बच्चे हों, अवेयर होता, संभलता,
तब तक उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ लोग भागने की कोशिश किए, अंदर कुआं था, कुछ लोग उसमें गिर गए, कूदे अपनी जान बचाने के लिए। 150-200 लोग तो बाद में लाशें निकली, कुएं से निकली। उसमें सबसे छोटी उम्र का मरने वाला जानते हैं कितने महीने का था? सिर्फ 1.5 महीने का बच्चा था और उसे गोली मारी गई। 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही और सिर्फ उसमें एक ऊधम सिंह नाम का बच्चा बचा था, जिसने 20-21 साल बाद बदला लिया लंदन जाके। लेकिन आप सोचिए कि इस आज़ादी में कितने लोग शहीद हुए हैं। और जनरल डायर 27 में मर गया था, उसको बहुत सारी बीमारी हुई थी। इसकी निंदा पूरे विश्व में हुई कि भाई ऐसे कैसे कोई मार सकता है। उसके खिलाफ एक्शन भी किया गया। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया कि नहीं उसने बहुत सही किया। जिसने सपोर्ट किया था कि बहुत सही किया, उसी को ऊधम सिंह ने जाके मारा था। उसी समय बड़े बड़े नेता मतलब इस जलियांवाले बाग, इसीलिए इसका नाम जली बाग जो था वो जलियांवाला बाग कांड पड़ गया। और भगत सिंह जैसे छोटे छोटे युवा क्रांतिकारी बन गए ये घटना देख के कि इतना बड़ा अमानवीय कृत्य हमारे भारत में हुआ, उस ब्रिटेन ने किया जिस ब्रिटेन के लिए यहाँ की जनता फौज में गई, और उस ब्रिटेन ने हमारे ही भारतवासियों को मार दिया। तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को इस जलियांवाले बाग कांड ने जन्म दिया। लोगों के अंदर अपनी आज़ादी के लिए, जिसको कहते हैं ना, जोश को और भर दिया। तो इन लोगों की शहादत बाद में कुछ लोग भाग भी गए थे उसमें से, लेकिन फिर भी 2-2.5 हज़ार इकट्ठे हुए थे। 1,500 लोग मारे गए थे, जिसको बाद में लीपा पोती करके कहा गया नहीं 200-300 लोग ही मारे गए थे, लेकिन 1,500 लोग मारे गए थे। तो ये घटना है। और अपने देश की आज़ादी में मारे गए लोगों के बारे में जानना ये मैंडेटरी होना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि जाने कि हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने लोग शहीद हुए, और इस देश की आज़ादी बनी रहनी चाहिए। आप सोचिए, वहाँ लोग खड़े थे, उनको ये भी नहीं पता था कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। इकट्ठा होना इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन फिर भी उन्हें मारा गया और सिर्फ 3 मिनट का वक्त दिया गया और इतने लोग शहीद हो गए। तो ये जलियांवाले बाग कांड की एक घटना की छोटी सी स्टोरी ही कह सकती हूँ, क्योंकि इसके पीछे की मानवीय संवेदना, इमोशन को तो मैं नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसे जानना सभी भारतवासियों का धर्म होना चाहिए।